हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। डीएलएड के कोर्स 502 में 15th यूनिट आज हमें कवर करनी है और 4th ब्लॉक ये चल रहा है। इसके बाद जो है वो 16th यूनिट बच जाएगी, वो भी हम कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। काफी स्टूडेंट्स के मतलब काफी इन द सेंस जो रेगुलरली ये क्लासेस देखते हैं NIOS या DSSB वाली, सो उनका एक दो का मैसेज था कि मैम प्लीज रिवाइज हो जाता है इस चक्कर में, तो आप डेली डाल दीजिए एटलीस्ट, या डेली नहीं तो मतलब जल्दी जल्दी थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा गैप दे देती हूँ बिकॉज मैं SSB वाली जो क्लासेस हैं वो डाल रही थी ज्यादातर, बिकॉज वो बच्चे ज्यादा हैं और उनका एग्जाम पास ही है तो वो देखना भी प्रेफर करते हैं रादर देन जो NIOS वाले इधर उधर कहीं और बिजी हैं और वो नहीं देखते इतने बच्चे। बट जो रेगुलर हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगी कि बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोगों की क्लासेस डल पाएं। ठीक है जी। सो 15th यूनिट आज डिस्कस करेंगे, टूल्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ असेसमेंट। कोई बहुत ऐसे पहाड़ तोड़ चीज इसमें है नहीं, ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में जो चीजें हैं ऐड कर रखी है, उन्हीं में से कुछ चीजें रेफर करूंगी मैं, प्लस जो आपकी इस यूनिट में दे रखा है उन चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रटने वाली कोई चीज है नहीं, स्पेसिफिकली NIOS के मटेरियल में इतना ज्यादा रटने रटाने की चीज नहीं है, वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल चीजें, समझने वाली चीजें हैं। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्री है बिल्कुल, तो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं आप। देखिए इसमें बात की गई है कंस्ट्रक्शन एंड यूज ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो जो टेस्ट है उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, एक टेस्ट कैसे बनाया जाएगा, और उस टेस्ट में भी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट आ जाता है, एक नॉन स्टैंडर्डाइज या टीचर मेड टेस्ट हम जिसको बोल देते हैं। ओके, सो वो चीज जो है वो टेस्ट कंस्ट्रक्शन की एक कंप्लीट लेक्चर मैंने डाल रखा है जी, आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड कर रखा है। 58 मिनट का आई थिंक ये लेक्चर है। इसमें टेस्ट से रिलेटेड मतलब टेस्ट का कॉन्सेप्ट, टेस्ट के टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए अच्छे टेस्ट की, टीचर मेड टेस्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट, स्टैंडर्डाइज टेस्ट को प्रिपेयर कैसे किया जाना चाहिए, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरिया रेफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, अगर आप NIOS के मटेरियल को इंपॉर्टेंस देते हैं उससे तो कहीं ज्यादा डिटेल में और बहुत अच्छे से मैंने ये टेस्ट कंस्ट्रक्शन का लेक्चर बनाया था आपके लिए पहले। तो एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ये देखना इंपॉर्टेंट है, और यहां से नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ओके, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है जी। सो ये मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ने इसको देख भी रखा हो। अब जो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें जो आपकी इस यूनिट में मेंशन है वो देख लेते हैं। टीचर मेड टेस्ट मतलब टीचर ने बनाया ये टेस्ट, देखा जाए तो वो टेस्ट भी टीचर्स ही बनाते हैं जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है, बट उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया जाता है कि कहीं पर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे CBSE है, वो टेस्ट जो बनाती है आप लोगों के लिए, जो आप CBSE के बोर्ड के एग्जाम देते हो, सबके लिए सेम है, तो वो सबके लिए स्टैंडर्डाइज किए गए हैं कि कहीं पर भी कोई बच्चा है उसको इतना तो आना चाहिए, ये क्वेश्चन पेपर वो सॉल्व कर पाए। ओके, अगर वो 10th में है 12th में है तो सो वो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। लेकिन टीचर मेड टेस्ट है जो टीचर अपने हिसाब से, अलग अलग स्कूल में इतने सारे टीचर्स होते हैं, तो जो टीचर अपनी क्लास के लिए टेस्ट बना रहा है वो टीचर मेड टेस्ट होता है। इसका काम क्या होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें टीचर मेड टेस्ट की, सो ये डे टू डे टीचिंग में बच्चों की लर्निंग एक्टिविटीज क्या रही हैं, उनको समझ आया नहीं आया, उन चीजों को समझने के लिए, उन चीजों को रिफ्लेक्ट बैक करता है ये कि कितना उन्होंने सीखा है। टू डेवलप मोर एफिशिएंट लर्निंग टीचिंग स्ट्रेटजीज। अब टीचर ने वो देखा कि बच्चों को कितना समझ आया, उस बेसिस पे टीचर अपनी स्ट्रेटजीज भी बदल सकता है। सो मोर एफिशिएंट स्ट्रेटजीज बनाने के लिए भी ये हेल्पफुल है। ये बच्चे की इंडिविजुअल एबिलिटी के बारे में भी बताता है कि उसको कितनी चीजें आती हैं, कितनी नहीं आती हैं। टीचर में बी एट एन एडवांटेज्ड पोजीशन टू फॉर्म डिफरेंट एबिलिटी ग्रुप। सो ये टीचर्स को भी एबिलिटी ग्रुपिंग के हिसाब से, मतलब एबिलिटी के हिसाब से ग्रुपिंग कैसे की जाए अगर ग्रुप टास्क हो रहा है तो वो चीज का भी थोड़ा अंदाजा टीचर को इससे हो जाता है। एबिलिटी ग्रुपिंग वगैरह वो हम ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये डायग्नोस करता है स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ्स भी और वीकनेस भी, और टीचर को एक रेमेडियल टीचिंग के लिए प्लान बनाने में हेल्प करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि बच्चा कहाँ पीछे रह रहा है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है जी। सो ये यहाँ पे कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है टीचर मेड टेस्ट की। डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे कोई यूनिफॉर्म डायरेक्शंस होती नहीं है स्पेसिफिक जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होती है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। लर्निंग आउटकम और सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट, हाँ आप आउटकम्स तो बेहतर तरीके से अडेप्ट करेंगे कि आपको क्या चीजें जो है वो असेस करनी है बच्चे में। ओके, कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, क्लासरूम टीचर अपनी क्लास की कैपेसिटी और क्लास के बच्चों के हिसाब से उसको क्या एनालाइज करना है, उस हिसाब से टीचर जो है इसको कंस्ट्रक्ट करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज क्या रहेगी, ये पर्पसली यूज होगा, मतलब
पर्पस जो है टेस्ट का वो सर्व होगा उस पर डिपेंड करता है कि ये कितनी बार यूज किया जाए। ठीक है, पर्पस क्या है और फीडबैक देना कि बच्चे को समझ आया नहीं आया, कहाँ पे जरूरत है और बेहतर करने की, ठीक है, या कहाँ बहुत अच्छा है बच्चा, स्ट्रेंथ और वीकनेस जानने की। यूज क्या रहेगा, ऑब्वियसली ये कंपेयर कर सकता है, स्कोर्स को इंटरप्रेट कर सकता है, ठीक है ना, स्कूल लेवल पे नहीं बाकी जगह पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं चीजों को। सो ये एक मेजरिंग के लिए बहुत असेसमेंट के लिए बहुत अच्छा टूल है टीचर मेड टेस्ट, जो कि टीचर्स हमारा आए दिन टेस्ट लेते रहते हैं जब हम स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे होते हैं वो। इसके अलावा एक यूनिट टेस्ट भी होता है जी। यूनिट टेस्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होगा क्योंकि यूनिट कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं इसको, लेकिन इसको हम फीडबैक के रूप में ही देते हैं और लिमिटेड कॉम्पिटेंसीज और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये होता है यूनिट टेस्ट। एक पर्टिकुलर यूनिट आपको समझ आई नहीं आई उस बारे में जानने के लिए होता है। इनफॉर्मल होता है, ऐसे फॉर्मल नहीं होता जैसे एंड टर्म एग्जाम पास फेल के लिए होते हैं ना, वैसा नहीं होता ये। मैक्सिमम मार्क्स एक यूनिट टेस्ट में वो एक टीचर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कि भाई 20 नंबर का टेस्ट लेना है, 15 का लेना है, 5 का लेना है, कितने का लेना है। सो वो यूनिट टेस्ट टीचर के हिसाब से होगा। टीचर ही टाइम डिसाइड करेगा कि कितने टाइम के लिए होगा, तो प्योरली टीचर मेड टेस्ट होता है यूनिट टेस्ट भी। ओके, वैरायटी ऑफ टेस्ट आइटम हो सकती है कि ओरल टेस्ट हो रहा है, रिटन टेस्ट हो रहा है, परफॉर्मेंस टेस्ट हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, उसमें भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है, सब्जेक्टिव हो रहा है, किस तरीके का होगा वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कंप्लीटली। ओके, बच्चों को ये रैंक नहीं करता, जैसे वो होता है ना फर्दर, मतलब हेल्प करता है, ये फीडबैक देता है फर्दर लर्निंग के लिए, लेकिन ये रैंकिंग नहीं करता यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट के मार्क्स आपने ये नहीं देखे होंगे कि अच्छा यूनिट टेस्ट था और ये बच्चा फर्स्ट आया सेकंड आया, ऐसे हम यूजुअली नहीं देखते। वो पास फेल वाली जो लास्ट स्टेज होते हैं ना उसमें हम देखते हैं कि कौन से बच्चे की क्या पोजीशन आई। ओके, इट इज कंडक्टेड इन एन इनफॉर्मल एनवायरमेंट, तो ये स्ट्रेस भी बच्चों का रिड्यूस कर देता है क्योंकि बिल्कुल ऐसे सर पे तलवार नहीं लटकी हुई कि इसको नहीं किया तो फेल हो जाएंगे। ओके, सो वो ये है कि इनफॉर्मल एनवायरमेंट की वजह से है। ओरल टेस्ट भी हो सकता है। सो स्पेसिफिकली ओरल टेस्ट में बच्चे थोड़े से ही होते हैं कि चलो ठीक है, मतलब इसके थोड़े ना मार्क्स जुड़ने हैं, तो उसमें तो ज्यादा कंफर्टेबल हो सकते हैं वो, क्योंकि रिटर्न में अगर लिया और हो सकता है उसके मार्क्स जुड़े तो उनको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, राइट। सो ये फीचर्स रहेंगे जी यूनिट टेस्ट के। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट आइटम्स, यानी कोई भी टेस्ट जब आप बनाते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप की टेस्ट आइटम्स जो है आप इंक्लूड करते हैं। एक है, बहुत सारे टाइप है वो देख लेते हैं। ये आप ये लगा लीजिए कोई भी टेस्ट बनाते टाइम उसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, यानी कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, रेस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन होंगे कि भाई 50 वर्ड में 20 वर्ड में इसका आंसर दीजिए, इस टाइप से। सो वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स टाइप आइटम, तो इसमें एक्सटेंड कर सकता है बच्चा, मतलब ये एक तरीके से आप लगा लीजिए बड़े वाला क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें बच्चा अपने हिसाब से थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकता है कैसे उसको लिखना है। थोड़ा वो होता है कि सफिशिएंट फ्रीडम यहाँ बच्चे को होती है कि जितना चाहे वो लिख सकता है इसमें। रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स में क्या हो जाता है, हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपको जो रिस्पॉन्स करना है यानी जो आंसर करना है वो लिमिटेड होगा, 50 वर्ड्स में करना है, या कोई भी 2 एडवांटेजेस बताइए, या फिर जो है ये 5 सेंटेंसेस में आप जो है फैक्टर्स बताइए जो पॉवर्टी इन इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रेस्ट्रिक्टेड में क्या है, हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया क्वेश्चन के अंदर ही। ऑब्जेक्टिव टाइप्स भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें अब क्या है, कोई डिवाइस का नाम पूछ दिया, अब एक नाम ही तो बताएंगे आप, अब उसमें थोड़ी ना कुछ लंबी चौड़ी कहानी लिखेंगे, वो तो पूछा ही नहीं गया। ऐसे ही कंप्लीशन टाइप हो सकता है जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ट्रू फॉल्स हो सकता है, मल्टीपल चॉइस, या मैचिंग टाइप हो सकता है कि कहां से कौन सी चीज मैच करती है। सो ये ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स रहेंगे। ओपन एंडेड आइटम्स भी हो सकते हैं, देखा जाए तो ये जो है आइटम्स ऑब्जेक्टिव टाइप, ये कहीं ना कहीं क्लोज एंडेड है कि जो आंसर है मतलब ये ट्रू फॉल्स है, या तो ट्रू है वो या फॉल्स है, दैट्स इट। या फिर मल्टीपल चॉइस में उनमें एक ही तो आंसर सही होगा। सो वो चीजें ये क्लोज एंडेड रहेगा कहीं ना कहीं, तो एक ऑप्शन रहेगा कि हम ओपन एंडेड आइटम्स जो है वो भी इसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। अब आता है जी कि जो आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो जो क्वालिटेटिव टूल्स या टेक्निक्स हैं वो कौन सी होंगी और किसका यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के टाइम। सो आप ऑब्जर्वेशन का यूज कर सकते हैं असेसमेंट के टाइम, चेकलिस्ट का यूज कर सकते हैं, रेटिंग स्केल का, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, पोर्टफोलियो, केस स्टडी। इनमें से जो जो मैंने डिटेल में करा रखे हैं, जैसे मान लो ऑब्जर्वेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया, पोर्टफोलियो हो गया, केस स्टडी का डिजाइन हो गया, वो मैंने ऑलरेडी आपकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं, आप वो भी चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है जी, एक बार इनको डिटेल में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। ऑब्जर्वेशन क्या है, मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे का बिहेवियर। सो ये ऑब्जर्वेशनल टेक्निक हो गई, ठीक है।
अब आप ऑब्जर्व जो है, मान लो एक ग्रुप एक्टिविटी हो रही है और आप भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और साथ में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, दूर बैठ के देख रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो नॉन पार्टिसिपेंट हो गया। किसी पर्पस के साथ, पहले से एक प्लान के साथ आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो वो पर्पसिव ऑब्जर्वेशन हो गई। और एक इंसिडेंटल हो सकता है कि पिक्यूलियर बिहेवियर देखने के लिए आप बाय चांस ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो वो इंसिडेंटल भी हो सकती है। ठीक है, अब आप डायरेक्टली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और एक इनडायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। डायरेक्टली मतलब बच्चे को पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, इनडायरेक्टली में बच्चे को नहीं पता कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, क्योंकि हमें पता है ना, जब ऑब्जर्व, अगर बच्चे को पता है वो चीज, तो उसके बिहेवियर में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, असेस करने के लिए एक टेक्निक है हमारे पास कि हम ऑब्जर्वेशन का तरीका अपना सकते हैं। अगर इफेक्टिव ऑब्जर्वेशन करना है जो कि ज्यादा साइंटिफिक और वैलिड हो, तो कुछ एक सजेशन है कि आप एडवांस में ही प्लान करके चलिए, ऑब्जर्वेशन की लिस्ट रखिए कि क्या क्या ऑब्जर्व करना है। ठीक है, डोंट टेक मोर बिहेवियर फॉर अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, टेक ओनली 1 और 2। आपने एक ऑब्जर्वेशन की है तो वहां से 1-2 बिहेवियर जांचने की कोशिश कीजिए, बहुत ज्यादा कोई एकदम से जांचने की कोशिश मत कीजिए। क्लियर और अनएम्बिग्यूअस टर्म्स का इस्तेमाल कीजिए, कोई ऐसे कंफ्यूजन वाले टर्म्स ना हो। रिकॉर्ड कीजिए केयरफुली और उसको समराइज कीजिए इमीडिएटली कि आपने क्या देखा था, क्योंकि बाद में एक चांस होता है कि आप भूल भी सकते हैं। ठीक है, तो केयरफुली रिकॉर्ड कीजिए और उसको समराइज कर लीजिए। इंसिडेंटली जब आप ऑब्जर्व करते हैं किसी पिक्यूलियर बिहेवियर को, तो उसको भी इमीडिएटली रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर बाद में रिकॉर्ड किया आपने तो आप भूल जाएंगे वो चीज। देन आता है जी चेकलिस्ट, कि आपने जो जो बच्चे के बारे में पता करना है, जो जो बिहेवियर, आप ऐसे एक चेकलिस्ट बनाइए, यहाँ पे वो पॉइंट्स डालिए और यहाँ पे बस टिक मार्क, और ऐसे करना है आपको कि ये चीज बच्चे में एब्सेंट है, प्रेजेंट है, कि अच्छा बच्चा पोलाइट है, ओके यस है पोलाइट, या फिर और कोई चीजें जो आपको बिहेवियर में चेक करना है। तो आप चेकलिस्ट मतलब आपको ऐसे टिक मार्क करना है, जैसे हम वो होता है ना, किचन का सामान लेने जाते हैं या कोई शॉपिंग करने जाते हैं, तो आपने एक लिस्ट बना ली और आप जो जो सामान लेते जाएंगे उसमें टिक करते जाएंगे कि अच्छा ये वाला सामान तो मिला ही नहीं स्टोर पे, तो आपने कट कर दिया कि इस बार ये सामान नहीं आया। ठीक है, सो वो चेकलिस्ट हो सकती है। चेकलिस्ट फिल करने के बाद आप पता कर सकते हैं, मतलब चेकलिस्ट से बच्चे को, टीचर को जो है स्टूडेंट की स्किल्स का पता चलेगा कि अच्छा कम्युनिकेशन स्किल कैसी है बच्चे में, ट्रेनिंग की जरूरत है, कंप्यूटर की स्किल्स कैसी हैं, तो वो सारी चीजें आप टिक मार्क करते जाएंगे। तो आप सिर्फ ये बता रहे हैं चेकलिस्ट में कि वो क्वालिटी बच्चे में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो हाँ या ना में आप जवाब दे रहे हैं एक तरीके से। जबकि रेटिंग स्केल की अगर हम बात करेंगे, तो रेटिंग में आप रेट कर रहे हैं। देखिए चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल में क्या डिफरेंस है। चेकलिस्ट में आप देख रहे हैं, मान लो मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, और एक मैं देख रही हूँ कंप्यूटर की स्किल्स बच्चे में कितनी है। कम्युनिकेशन स्किल चेकलिस्ट में बात होगी अच्छी है या नहीं है, कंप्यूटर की स्किल्स हैं या नहीं है, इन दो में से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन रेटिंग स्केल में क्या होगा, कम्युनिकेशन की स्किल के आगे होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5 कि बच्चे में है, मतलब बहुत कम लेवल की है या बहुत अच्छे लेवल की है कम्युनिकेशन स्किल। सो हम इसमें क्वालिटी के ऊपर, मतलब लेवल ऑफ क्वालिटी भी हमें पता चल जाता है, उस बेसिस पे हम रेट करते हैं रेटिंग स्केल में। चेकलिस्ट में हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है या एब्सेंट है, जबकि रेटिंग स्केल में हम देखते हैं कि वो क्वालिटी का लेवल क्या है, वो चीजें। ठीक है, क्वेश्चनियर में क्या होगा, क्वेश्चनियर ऑब्वियसली एक मतलब तरीका हो सकता है एडिक्वेट, एक्यूरेट और अनबायस्ड डाटा जो हमें चाहिए है वो हम क्वेश्चनियर फिल करा लेंगे कि उसमें ऑप्शंस दे रखे होंगे, एक बच्चा जो है उन क्वेश्चन को पढ़ के उनको टिक मार्क करता रहेगा कि कौन सी चीज उसके लिए फिट बैठ रही है। ठीक है, सो ऑब्जेक्टिव या पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे, और उस बेसिस पे हम क्वेश्चनियर को डेवलप करेंगे। फिर क्वेश्चनियर रिस्पोंडेंट्स को दिया जाएगा, रिस्पोंडेंट्स उस क्वेश्चनियर को भर के आपको वापस दे देंगे। वापस देने के बाद, और ऑब्वियसली क्वेश्चन जो रिस्पोंडेंट्स हैं जो भर रहे हैं उस क्वेश्चनियर को, उनको पता होना चाहिए, उनको आप ये विश्वास दिलाइए कि वो अनोनिमस तरीके से भर सकते हैं, आपको उनके नाम से या उनकी चीजों से लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब एक कॉन्फिडेंशियल वाली चीज आ जाती है जब क्वेश्चनियर की बात आती है, और फिर हमने जो डाटा कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, सो ये भी एक टूल हो सकता है, टूल एंड टेक्निक हो सकती है।
इंटरव्यू एक टूल एंड टेक्निक हो सकती है जब आप चीजों को देखते हैं, मतलब आपको अगर बच्चे के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो आप डायरेक्ट उसी से पूछ लीजिए, वो सबसे बढ़िया बेस्ट तरीका है। सो आप पर्सनली उसको बिठा के पूछते हैं तो इट इज द बेस्ट वे टू एलिसिट। जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो आप कुछ चीजें ध्यान रख सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछिए जो आपके पर्पस को सेटिस्फाई करें। बच्चों को प्रॉपर टाइम दीजिए उसका आंसर करने के लिए, एक ट्रस्ट और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए ताकि वो आपसे क्वेश्चंस आप जो पूछ रहे हैं आप पे विश्वास करके वो अपने दिल खोल के बातें बता सके। क्वेश्चंस में क्लैरिटी होनी चाहिए और क्वेश्चनिंग मतलब इंटरव्यू शुरू होने से पहले एक रेपो रिस्पोंडेंट के साथ आपकी बना लेनी जरूरी है कि आप पोलाइट हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, तो अगला इंसान भी आपसे खुल के बात करेगा। तो क्लैरिटी होनी चाहिए उस चीज में भी, और रेपो बनानी है और क्वेश्चंस में भी क्लैरिटी हो। ठीक है, देन आता है जी पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में कलेक्शन होता है, जैसे मैंने आपको कई बार समझाया भी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टफोलियो आपको लेक्चर मिल जाएगा, वो आप डिटेल में भी देख लीजिएगा। पोर्टफोलियो स्टूडेंट बनाता है एक तरीके से कि उसने क्या क्या, मतलब एक स्टूडेंट को असेस करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि स्टूडेंट ने क्या क्या अचीवमेंट्स जो है वो की हैं, वो उसमें मेंशन करेगा। ओके, कि वो किस चीज में अच्छा है, उसके अचीवमेंट्स क्या हैं, तो वो सारी पोर्टफोलियो में मेंशन होंगी। उस बेसिस पे भी जो है स्टूडेंट को असेस किया जा सकता है। पोर्टफोलियो की स्ट्रेंथ क्या रहेगी, बच्चों में एक स्किल डेवलप करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का पता लगा सके, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, फॉर सेटिंग गोल्स एंड इवेल्युएटिंग देयर प्रोग्रेस, ताकि वो अपनी प्रोग्रेस इवेल्युएट करके एक पोर्टफोलियो बनाएं। एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कोलैबोरेट करें और रिफ्लेक्ट किया जाए स्टूडेंट की प्रोग्रेस पे। कॉन्क्रीट एग्जांपल्स जो है वो स्टूडेंट दे सकता है कि मतलब उसकी करंट स्किल्स के बारे में हमें पता चल सकता है, क्या क्या डेवलपमेंट उसमें हो रहा है वो पता चल सकता है। सो ये स्ट्रेंथ जो है वो आएंगी। एक अपॉर्चुनिटी पेरेंट्स के पास भी होती है कि वो पोर्टफोलियो देख के अपने बच्चे को असेस कर सकते हैं, टीचर्स भी असेस कर सकते हैं पोर्टफोलियो देख के। सो पोर्टफोलियो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, और ये भी एक टेक्निक के इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तरीका हो सकता है प्रोजेक्ट। जी, आपने बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया या असाइनमेंट दे दिया जिसमें वो एक्टिविटी करके देख रहा है। यूजुअली प्रोजेक्ट जो है वो एक रियल लाइफ बेस्ड चीज होती है जो कि आपको दी जाती है करने के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग हो सकता है, क्रिएटिविटी लेवल अलग अलग हो सकता है। सो एक कंस्ट्रक्टिव और क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो प्रोजेक्ट वर्क से हमें डेवलप होगी, और बच्चों के सामने एक प्रॉब्लम दी जाती है प्रोजेक्ट में ताकि वो उसको सोल्व कर पाए और उसका सोल्यूशन निकाल पाए। दैट्स इट। सो ये प्रोजेक्ट वर्क हो गया, एक तरीके से एक्टिविटी बेस्ड जो है वो तरीका हो गया, जो टेक्निक हो गई हमारे पास टूल्स एंड टेक्निक्स में, जिससे आप असेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। एक तरीका हो सकता है केस स्टडी। केस स्टडी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होगी किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, फैमिली, ग्रुप, स्कूल, किसी के बारे में भी। ओके, तो इसमें आप क्या करते हैं कि आप इन डेप्थ उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सो मान लो केस स्टडी आप कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पे। सो वो केस स्टडी क्या है, उनके बारे में डेप्थ में जानना, सब कुछ जानना है हमें उनके बारे में। ओके, फिर हम चीजें देखेंगे कि हमें क्या सीखने को मिल रहा है नो। तो वही बच्चे के लेवल पे होगा कि आप इंडिविजुअल की, फैमिली की, किसी भी चीज की डेप्थ में स्टडी कर रहे हैं। केस स्टडी वर्टिकल भी हो सकती है, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चाइल्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और हॉरिजॉन्टल या क्रॉस सेक्शनल भी हो सकती है जो आप रिसेंट पीरियड के बारे में जानना चाहते हैं। वर्टिकल इज लाइक बचपन से लेके अब तक की सारी चीजों के बारे में जानना है। हॉरिजॉन्टल क्या हो गया कि इसी क्लास में जब से बच्चा आया तब से क्या परफॉर्मेंस दी है वो जानना है। सो वो केस स्टडी जो है वो रहेगा। केस स्टडी का रिसर्च डिजाइन भी मैंने आपको डिटेल में करा रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। सो ये सारी यूनिट में हमने टूल्स एंड स्ट्रेटजीज पढ़ी कि हम क्या क्या तरीके, टेक्निक्स अपना सकते हैं जब हम टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं या फिर हम असेसमेंट करते हैं। ठीक है जी, सो आई होप आपको समझ आया होगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।